पूरी ज़िंदगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अल्फ़ा बीटा गामा में चली गई। क्वेश्चन नंबर पहला, अगला प्रैक्टिस सेट है भैया कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, बताओ। ये तो पिक्चरों में देखा होगा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। गाना भी सुना होगा, घूमे घूमे रे मेरा घाघरा, क्या है वो गाना है इसके ऊपर। और ये नृत्य जो है महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएं। अब इंस्टाग्राम पर पुरुष भी कर रहे हैं। ठीक, करती स्पेशल महिलाएं, अब तो पुरुष भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बताइए भाई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सबको मालूम होगा, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सबको याद रहेगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देने के बावजूद भी श्रावस्ती साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे निरक्षर जिला है, सबसे कम साक्षरता है। इससे सिद्ध होता है कि ज़्यादा ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, आदमी सुनता नहीं। अगला, कौन सा पदार्थ बिजली का तो कुचालक है परंतु ऊष्मा का सुचालक है, बताइए। कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है? तो सीधा सा आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक को माइका भी बोलते हैं। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का क्या होता है? चालक होता है। इसी वजह से जो प्रेस होती हैं इनमें अभ्रक की प्लेट लगाई जाती है। किसकी प्लेट? अभ्रक की, क्योंकि ताप का सुचालक है और बिजली का क्या है? कुचालक है। अगला प्रैक्टिस सेट में चौथा क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था, बताएं। लखनऊ में कि बनारस कि मद्रास कि कलकत्ता, बताओ भैया। पहला मेडिकल कॉलेज जो खोला गया था वो कलकत्ता में खोला गया था और जनवरी 1935 में खोला गया था। ठीक भाई, पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जनवरी 1935 में ही खोला गया था। ठीक रहेगा। और पहला मदरसा भी कलकत्ता में खोला गया था। पहला मदरसा अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी कलकत्ता में खोला गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने खोला था। किसने खोला था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता ही उस समय सब कुछ था। लोग डायलॉग नहीं मारते थे कि क्या कलकत्ता घूमने गए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक आत्महत्या किस राज्य में होती है? सिक्किम। कौन सा राज्य भैया? सिक्किम। और सिक्किम आपको मालूम होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है और आत्महत्या की दर भी यहाँ पर सर्वाधिक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? पढ़िए क्वेश्चन तब तक। लीप ईयर्स का जनक किसे माना जाता है, बताओ। वेरी गुड, जूलियस सीजर। किसको माना जाता है? जूलियस सीजर। इनका एक नाटक भी है शायद इंटर में कोई। जूलियस सीजर को लीप ईयर्स का जनक माना जाता है। अब कोई व्याख्या वाला क्वेश्चन आए फिर बताएं। ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस अमेरिका, नॉर्वे, भारत या स्विट्जरलैंड? तो सबको मालूम होना चाहिए ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है वो स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध गाड़ी है, रेलगाड़ी है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्न। क्या है? वर्न राजधानी है, वर्न। बहुत सुंदर देश है। बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य में स्थित है? बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य में है, बताओ। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
लक्षद्वीप या उत्तराखंड? तो बिनसर का जंगल जो है ये भैया उत्तराखंड में स्थित है, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में था जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। इसी को राजा जी जिम कॉर्बेट पार्क भी कहते थे, जिम कॉर्बेट पार्क भी कहते हैं। और यहीं से रामगंगा नदी का उद्गम हुआ है, रामगंगा नदी का उद्गम हुआ है। तो पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क भी यहीं पर था, और साथ में बिनसर का जंगल उत्तराखंड में है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा 2000 में हुआ था, 13 जिला काटकर, ये भी याद रखना। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान बताओ। स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है या वारादरी है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। हाँ, स्तंभ ज़्यादा बनवाए गए थे। कौन सा रहेगा? स्तंभ रहेगा। और चैत्य या स्तूप जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बताइए। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पीके राय या जोहरा सहगल? तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं प्रमोद कुमार राय, जिनको हम लोग पीके कहते हैं, मूवी वाले पीके हैं प्रमोद कुमार राय। और इनका जो राष्ट्रगान है उसका नाम है सयों चुंगा फूलका। ये भाषा है पता नहीं कैसी, सयों चुंगा फूलका। जैसा नहीं अपना जनगण मन अधिनायक जया है, अपना राष्ट्रगान है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। इन दोनों देशों के राष्ट्रगान किसने लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। ठीक भैया। प्रमोद कुमार राय याद रखना नाम। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, यानी एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? उड़ता बहुत कागज बताओ। जींद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर शामिल है। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए और फेमस है, गुड़ बहुत फेमस है यहाँ का। अलीगढ़ अभी तक एनसीआर में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के 8 जिला, यूपी के 8 जिला एनसीआर में शामिल है, मुजफ्फरनगर शामिल है। करनाल और जींद तो पड़ते हैं हरियाणा में, ये भी शामिल है, लेकिन अलीगढ़ को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? लगभग 25,000, लगभग 32,000, लगभग 42,000 या लगभग 52,000? बताओ। अब मैं बता दूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं। 59,000, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, 59,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। ठीक भैया, कुछ बढ़ गई है ना इस बार। अगला, वो लाइट देखना जरा बंद हो गई। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? यानी इनमें से कौन सा एक व्यक्ति है जो भारत का कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना है? मोरारजी देसाई बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं, बीपी सिंह नहीं बने हैं भैया। कौन? बीपी सिंह भारत के कभी उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीएम जरूर रहे हैं, यूपी के सीएम रहे हैं, ध्यान रखना, यूपी के सीएम रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, बताओ। पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और उप प्रधानमंत्री एक गैर संवैधानिक पद है, एक खाम का बन जाता है, जिसने अपने यहाँ डिप्टी सीएम है दो, केवल जातीय समीकरण बैठाने के लिए बनाते हैं और कुछ नहीं। सामान्य संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, बोलो भाई। हाँ, सामान्य संतुलन का सिद्धांत दिया था लियोन वालरस ने। किसने दिया था? लियोन वालरस ने। अभी जो 3 व्यक्ति बचे अर्थशास्त्री हैं, इनके भी सिद्धांत लिख दें। एडम स्मिथ ने दिया था लाभ का सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत पूछा बहुत जाता है परीक्षाओं में, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। एडम स्मिथ ने दिया था लाभ का सिद्धांत। डेविड रिकार्डो ने दिया था तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत।
लियोन वालरस ने दिया था सामान्य संतुलन का सिद्धांत और कीन्स ने दिया था क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत, रिपीट सुन लो। एडम स्मिथ ने लाभ का सिद्धांत, डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, लियोन वालरस ने सामान्य संतुलन का सिद्धांत और जेएम कीन्स ने दिया था क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत। ये अक्सर आरओ की परीक्षा में और यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? यानी ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बोलो। नहीं मालूम? सीधा सा यार, भारत का गवर्नर जनरल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति पद का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 52 में है। और राष्ट्रपति पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका देश से लिया है। राष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसको महाभियोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के संविधान से ली हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत किसने दिया है? बताएं। एक सेकेंड भैया, कागज रख लें। हाँ बताओ, संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत किसने दिया था? ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तु या मार्क्स? तो इसका आंसर होगा ऑस्टिन। किसने दिया था? ऑस्टिन ने। डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अरस्तु ने दिया था अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। और मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। याद रहेगा। संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन है, डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, अरस्तु ने दिया था अनुकरण का सिद्धांत और मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष। अगला, निम्नलिखित घटनाओं का उनके निम्नलिखित घटनाओं का उनको क्रम के अनुसार लगाना है। तो आपके बताना कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, बताओ। लगाओ भैया सबसे पहले। नहीं मालूम? लगाओ। देखो भैया, सबसे पहले हुआ था पूना समझौता। कौन सा पूना समझौता? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है, वो दलित आरक्षण को लेकर। ये 1932 में होता है। कब होता है? 1932 में होता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से होती है। तो उसके बाद एक घटना होती है। अब आ जाओ शिमला। शिमला सम्मेलन 1944 में होता है। कब होता है? 1944 में। और कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। कब आता है? 1946 में आता है। तो पूना समझौता सबसे पहले है। उसके बाद आपका रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर रहेगा शिमला सम्मेलन और फिर रहेगा कैबिनेट मिशन। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बता दें। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है। ठीक भैया। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। शिमला सम्मेलन 1944 में होता है और 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। सबको याद रखना है। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? गुर्दे, किडनी कौन सा काम करते हैं? बताइए। मालूम? देखो,
गुर्दा जो है वो उत्सर्जन का काम करता है, हमारे शरीर में जो हानिकारक नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। और एक गुर्दे का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। कितना? 140 ग्राम होता है। किडनी यानी जो होती है उसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन की इकाई क्या है तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। और जब किडनी खराब हो जाता है तो व्यक्ति को कौन सी क्रिया करानी पड़ती है? डायलिसिस। कौन सी क्रिया? डायलिसिस की क्रिया जो है वो अपनाई जाती है किडनी में, किडनी या गुर्दा में। ठीक। और किडनी में एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है बोमेन संपुट। तो किडनी के बोमेन संपुट में ही रक्त क्षमता है, बोमेन संपुट में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। याद रहेगा? फिर रिपीट कर दूं, किडनी जो है वो उत्सर्जन है तंत्र है, अपना उत्सर्जी अंग है, वजन 140 ग्राम होता है। और किडनी के ऊपर एक झिल्ली होती है, परत होती है जो किडनी को सुरक्षा प्रदान करती है, उस परत का नाम है पेरिटोनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है तो साफ बता देना, पेरिटोनियम। किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन है। खराब होने पर डायलिसिस की क्रिया कराते हैं। और किडनी में बोमेन संपुट पाया जाता है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है। अगला, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो किनारे से फिसल जाता है, यह घटना क्या कहलाती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों में शीशा लगा होता है सामने, तो जब लाइट पड़ती है दूसरी गाड़ी की तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं इधर उधर दाएं बाएं भाग जाती हैं। जिससे टकराई तो एक किरण इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो जब प्रकाश किसी किनारे से टकराता है या दरार से गुजरता है तो विवर्तन की वजह से वो तिरछा हो जाता है, इसको विवर्तन कहते हैं। अब आगे सुन लो, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जैसे तारों का टिमटिमाना या पानी में डूबी हुई वस्तु का ऊपर उठा दिखाई देना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? रेगिस्तान की मृगमरीचिका जानते हो? पानी का भ्रम होना, हीरे का चमकना। एंडोस्कोपी जो पेट के आंतरिक भाग की जांच करता है, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। अगला लास्ट है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा जो बनती है, मृग तृष्णा का मतलब ये हुआ कि हमें बालू में, गर्मियों में आपने देखा होगा कि जैसे सड़क पर चल रहे तो अचानक ये लगता है कि बीच में पानी है जबकि पानी नहीं होता है, इसी को मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। तो ये दो घटनाओं का मिश्रण है, एक तो प्रकाश का अपवर्तन होता है और दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों हैं, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्लियर रहेगा भैया? इतना ही रखते हैं वीडियो में, स्टॉप कर दो।